हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 77 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से दोस्तों नाभिकीय संलयन ऊर्जा के बारे में। तो यह अभी चर्चा में है। तो क्या है चर्चा में कि हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के अनुसंधानकर्ताओं ने पहली बार एक संलयन प्रक्रिया फ्यूजन प्रोसेस में उससे अधिक ऊर्जा पैदा की है। यानी फ्यूजन प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ही ऊर्जा पैदा की है जो इसे प्रज्वलित करने में उपयोग की गई है। ठीक है, यह चर्चा में है। तो जैसे क्या है कि आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो उसमें टॉप सिलेबस से रहता है, लेकिन सिलेबस से जो टॉपिक मतलब करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटती है वो रिलेट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप इसीलिए करंट अफेयर को आपको छोड़ना नहीं है। इसके लिए विभिन्न स्रोत है करंट अफेयर्स के लिए, आप विभिन्न स्रोत से आप नॉलेज ले सकते हैं। उसी में से एक स्रोत है दृष्टि के द्वारा दिया गया यह मैगजीन दृष्टि जो है ना करंट अफेयर्स। तो ये इसका वीडियो अगर किसी के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी के पास ये नहीं पहुंच पाता है, तो उनके लिए क्या है कि हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और वह इसका पाठक बन जाए रेगुलर, जिससे उसे भी फायदा हो सके। क्योंकि यह हिंदी माध्यम के बहुत अच्छा मैगजीन माना जाता है और हिंदी के कई सारे टॉपर जो हुए हैं उनका भी कहना है कि वह रेगुलर पाठक रहा है इसका, तो इसलिए जरूर आप इसके पाठक बने, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे तो इस टॉपिक में क्या क्या है कि प्रमुख बिंदु क्या है और संलयन या फ्यूजन जो है वह क्या है। ठीक है, और इसे भविष्य की ऊर्जा के रूप में क्यों माना जाता है। उसके बाद है कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो है उसका महत्व क्या है और वैश्विक स्थिति इसका क्या है। तो इस तरह से इस टॉपिक को समझेंगे तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत नाभिकीय संलयन ऊर्जा के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैसे पारंपरिक ऊर्जा जो हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है उसके विपरीत जो नाभिकीय संलयन ऊर्जा है उनके लाभों का वर्णन कीजिए। इस परियोजनार्थ वैश्विक स्थिति क्या है और इस परियोजना का विश्व स्तर पे क्या स्थिति है, इसके बारे में कह रहा है चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको पढ़ेंगे तभी तो इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो प्रमुख बिंदु क्या है, ठीक है, इसमें तो कह रहा है कि ऐसा पहली बार है कि एक नियंत्रित नाभिकीय संलयन रिएक्शन के संचालन के लिए जितनी ऊर्जा उपयोग की गई उससे कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन यानी 153% किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें सब पॉइंट है कि इससे पूर्व में नाभिकीय संलयन रिएक्शन में जितनी ऊर्जा लगती थी उससे कम उत्पादित होती थी। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक ने भारी नाभिक के निर्माण के लिए दो नाभिकों का मिलाया गया है। यानी वैज्ञानिकों ने भारी नाभिक के निर्माण के लिए क्या है कि दो नाभिक को मिला दिया गया आपस में इसमें। ठीक है, इस नाभिकीय संलयन ऊर्जा के लिए। उसके बाद संलयन या फ्यूजन क्या है। ठीक है, तो फ्यूजन एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपार ऊर्जा का उपयोग करने का एक अलग लेकिन अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसके कारण सूर्य और अन्य सभी तारे चमकते हैं तथा ऊर्जा विकिरण करते हैं। जैसे सूरज में क्या है कि प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा आपस में संलयन अभिक्रिया कर करके वहां से क्या होते हैं, जितने भी परमाणु है वहां संलयन क्रिया होती है हाइड्रोजन का, ठीक है, और विभिन्न गैसों का। उसके बाद वहां से क्या है कि मतलब जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा वो हम लोगों को दिखता है कि एक गोल है। ठीक है, वहां बहुत ज्यादा ही संलयन प्रक्रिया होती है। उसके बाद है कि इसे भविष्य की ऊर्जा के रूप में क्यों माना जाता है। तो कार्बन मुक्त यानी इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। ठीक है, जो हमारे कार्बन जैसे कहते हैं ना कि हमारे वायु प्रदूषण हो रहा है आग जलाने से या विभिन्न ईंधन को जलाने से क्या होता है कि प्रदूषण होता है, तो यह प्रदूषण मुक्त भी माना जाए एक लेके माने तो, क्योंकि कार्बन नहीं है। कार्बन जहां नहीं होगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि संलयन की प्रक्रिया भविष्य में लगभग असीम कार्बन मुक्त ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है।
एवं जीवाश्म ईंधन और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, यानी जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसको भी विस्थापित कर सकती है अगर यह सक्सेस हो गया अच्छे बड़े पैमाने पर। तो उसके बाद है कि कुशल। अब कुशल भी है, तो देखते हैं किस प्रकार से कुशल है कि शुद्ध ऊर्जा लाभ एक मुश्किल लक्ष्य रहा है। कह रहा है कि शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करना अभी के समय में बहुत ही मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही जाता था, जो कार्बन मतलब जो हमारे वायुमंडल में प्रदूषित फैला देता था, यानी प्रदूषण फैला देता था। ठीक है, लेकिन क्या है कि यह जो है बहुत ही कुशल है, क्योंकि संलयन इतने उच्च तापमान और दबावों पर होता है कि इसे नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। उसके बाद है कि अगला कि स्वच्छ। अन्य परमाणु प्रतिक्रियाओं के विपरीत यह रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न नहीं करता है। जैसे अन्य जो परमाणु प्रक्रियाएं होती है उसमें क्या है, रेडियोधर्मी प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, रेडियोधर्मी जो किरणें होती है और कई सारे कचरे होते हैं, तो यह उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी फॉर द 21st सेंचुरी। जैसे कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन आयंस फ्यूज एट 10 से 15 मिलियन डिग्री सी इन अ सन्स कोर। और कह रहा है कि सूरज के जो कोर में है, यानी बीच में के सबसे बीच वाला भाग जो देखेंगे आप, उसमें 10 से 15 मिलियन डिग्री, उसमें क्या होते हैं 10 से 15 मिलियन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस उसमें होते हैं, यानी गर्म होता है वह 10 से 15 मिलियन सेल्सियस। किसका? हाइड्रोजन आयंस का वो जो होता है ना संलयन, इसकी वजह से क्रिएटिंग द हीलियम एंड द रिलीजिंग हॉट एंड लाइट। और वहां पर से क्या होता है, हीलियम निकलता है और रिलीज करता है हीट और लाइट को, जो हम लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस देख सकते हैं कि फ्यूरियम, ट्रिटियम, ठीक है, एनर्जी इस तरह से निकलता है। तो यहां पर से हीलियम भी निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि सूरज का बात। लेकिन क्रिएटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ, अगर यहां पे हम क्रिएट करेंगे फ्यूजन अर्थ पे न्यूक्लियर का, तो यहां पे क्या होता है देख सकते हैं आप कि टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्री सी। सूरज में जो हम देखते हैं कि इतना ज्यादा गर्म है, जो इतनी दूर होने के बाद, यानी 15 करोड़, यानी है ना 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के 150 हाँ सॉरी 150 करोड़ मतलब करोड़ दूर होने की वजह से जो है ना सूरज की जो दूरी है 150 है ना, 150 करोड़ जो किलोमीटर दूर होने की वजह से हम लोगों तक इतनी धूप में हम लोग बैठ नहीं सकते, सहन नहीं हो पाता है। तो वहां कितना निकलता है 10 से 15 मिलियन डिग्री सी। वहां क्या होता है 10 से 15 मिलियन सी। ठीक है, वहां पे क्या होते हैं तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, और जिसकी वजह से वहां पे जो हीलियम गैस निकलता है वहां पे से हीट और लाइट निकलता है। लेकिन जो पृथ्वी पर जो क्रिएट कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन को, वहां पे 100 मिलियन, ठीक है 100 मिलियन डिग्री सी यानी टेम्परेचर होगा, आप देख सकते हैं। और क्रिएटेड बाय पासिंग करंट ऑफ द थ्रो गैसेस एंड टर्निंग दे इनटू द आयंस प्लाज्मा। और यहां पर से क्या होगा कि गैसेस एंड टर्निंग देम इनटू द आयोनाइज्ड प्लाज्मा। ठीक है, इस तरह से। और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर से आप कोल्ड भी हो सकता है, हीट एक्सचेंज भी हो सकता है, हॉट इधर से जा सकता है, इधर से कोल्ड आएगा। तो इसमें कई सारे प्रोसेस लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका महत्व क्या है? ठीक है, तो महत्व क्या है कि देश अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति, और अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति है कई देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी बिजली उत्पादन वर्तमान में वैश्विक GHG उत्सर्जन के 25 से 30% के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है कि नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिर प्रकृति, तो अक्षय स्रोतों की स्वाभाविक रूप से अस्थिर प्रकृति का अर्थ है कि देशों को जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को बंद करना कठिन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा अपेक्षाकृत स्वच्छ है, यानी परंपरागत रूप से उत्पादित परमाणु ऊर्जा जो विखंडन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है अपेक्षाकृत स्वच्छ है। इसमें सब पॉइंट क्या है कि हालांकि वर्ष 1986 में चेरनोबिल और वर्ष 2011 में फुकुशिमा में हुई दुर्घटनाओं ने विखंडन से चलने वाले संयंत्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद है कि वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, वैश्विक की स्थिति,
तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER, ठीक है, विश्व के सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। अगला पॉइंट है कि फ्यूजन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रयोग का विचार पहली बार वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। उसका है कि दक्षिणी फ्रांस में 35 देश दुनिया के सबसे बड़े संलयन उपकरण टोकामा बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और दक्षिणी फ्रांस में क्या है कि 35 देश मिलकर के दुनिया के सबसे बड़े संलयन उपकरण टोकामक है ना, एक चुंबकीय संलयन उपकरण है, बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जिसे संलयन की व्यवहार्यता साबित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद ITER को 7 सदस्य दलों, जिसमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य द्वारा वित्त पोषित और चलाया जाता है। उसका है कि वित्त पोषित और चलाया जाता है। ITER को 7 सदस्यीय दलों के द्वारा चलाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसका अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार दुनिया की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2050 तक दुगुनी होने की संभावना है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है, ठीक है, IEA क्या है, जिसके अनुसार दुनिया में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्ष 2000 की तुलना में 2050 को दुगुनी संभावना करना है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है? तो IEA एक स्वायत्त संगठन यानी स्वतंत्र संगठन है, जिसे 1973-74 के तेल संकट के जवाब में स्थापित किया गया था। और जब 1973-74 में जो तेल संकट हुआ था, उसी के समय क्या है कि उसी समय में यह स्थापित किया गया था IEA। तेल संकट अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन करने के अमेरिकी फैसले के प्रतिशोध में ओपेक द्वारा अमेरिका और अन्य विकसित देशों पर लगाए गए प्रतिबंध का परिणाम था। ठीक है, उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि यह 30 सदस्य देशों OECD से बना है और ऊर्जा और वैश्विक संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर अनुसंधान, डेटा या सांख्यिकी विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। उसका अगला पॉइंट है कि IEA अपने सदस्य देशों और उससे आगे के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। उसका अगला पॉइंट है कि IEA फोकस के 4 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा निर्देशित है। पहला ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा पर्यावरण जागरूकता और दुनिया भर में जुड़ाव। IEA वैश्विक बाजारों में तेल स्टॉक जारी करने के माध्यम से तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष क्या है? तो वैश्विक निकाय ने बार बार अमेरिका और यूरोप में परमाणु रिएक्टरों की प्रभावकारिता के बारे में चिंता व्यक्त की है, यह देखते हुए कि उनमें से लगभग 2/3 30 से अधिक वर्षों से संचालन में है। अगला पॉइंट है कि इसने यह भी बनाए रखा है कि सर्वोच्चतम स्थिति के परिदृश्य की प्राप्ति के लिए नवीन परमाणु प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगला है कि जो हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं वह देख ही लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने साथियों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।